हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। आज मेनली हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रोबोटिक्स और रोबोटिक्स से जुड़े हुए सभी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ रोबोटिक्स और वेरियस रोबोट्स जो कि आज के वर्ल्ड में हमारे साथ एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इन सबको हम देखते चलेंगे। चलिए, सबसे पहले रोबोटिक्स की एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। सो रोबोटिक्स इज़ अ इंटरसेक्शन। देखिए, मेल मिलाप है किसका? साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का, जो कि प्रोड्यूस करते हैं एक कंबाइंड मशीन, कॉम्प्लेक्स मशीन या कंबाइंड मशीन जिसको बोलते हैं रोबोट्स, जो कि रेप्लिकेट करता है ह्यूमन के सभी एक्शंस को। रोबोट जो है मेनली डील करता है इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस, ताकि वो सभी प्रकार के कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्शियल यूजेस के लिए इंसान को हेल्प कर सके। मॉडर्न रोबोट एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। देखिए, क्वेश्चन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस मतलब एक ऐसी डिवाइस जो कि मैकेनिज्म पर वर्क करती हो और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो। इसके अलावा उसको बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये कंप्यूटर साइंस का एक एसेंशियल पार्ट होता है जो कि इंडस्ट्रीज़ को बहुत हेल्प करता है। रोबोट की कुछ कंसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले, इसको कंपाइल करने के लिए एक टोटल मैकेनिकल वर्किंग करी जाती है। पूरी असेंबली मैकेनिकल, अलग अलग पार्ट्स एक साथ कंबाइन किए जाते हैं, तो एक मैकेनिकल प्रोसेस जहाँ पर आप मान सकते हैं एक मैकेनिकल इंजीनियर का यूज़ होगा। ठीक है, इसको सभी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से जांच करके ही बनाया जाता है। जैसे कि अगर बात करें मार्स का जो 2020 का रोवर मिशन था, उसमें व्हील्स सारे इंडिविजुअली मोटराइज करे गए थे। इसका मतलब आगे के व्हील्स कुछ अलग परफॉर्मेंस करेंगे, पीछे के व्हील्स कुछ अलग परफॉर्मेंस करेंगे, जिससे यूज़ अलग अलग प्रकार से हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टाइटेनियम ट्यूबिंग से इसको कंपाइल किया गया था, क्योंकि टाइटेनियम जो है बाहर के एटमॉस्फेयर में इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता है, इसलिए एक एसेंशियल यूज़ था। उसके अलावा रेड प्लैनेट की हार्श टेरेन को भी सेटल कर सके, इसलिए इसका एक प्रॉपर यूज़ लिया गया। उसके अलावा सेकंड कंपोनेंट जो आता है मैकेनिकल, पहला हो गया, दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। देखिए, रोबोटिक्स में एक रोबोट को तैयार करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होगा उसमें एक बैटरी का होना, ताकि उसको करंट मिल सके, पावर मिल सके, जिससे वो मूवमेंट कर सके। सेकेंड एस्पेक्ट प्रोवाइड करवाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी मेजर यूजेस होते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किसी भी रोबोट को अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने हैं तो उसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना एक एसेंशियल पार्ट है। नहीं तो सिंपल मशीनरी और एक एडवांस रोबोट उतनी एफिशिएंटली आपको समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए प्रोग्रामिंग करना रोबोट के लिए बहुत एसेंशियल है। हम और आप अपने चाइल्डहुड में कुछ एक्स्ट्रा एडवांस रोबोटिक मूवीज़ जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स, इस मूवी को देख के एग्जागरेटेड हो जाते थे, फैसिनेटेड हो जाते थे कि ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो डायरेक्टर की एक बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग होती थी, और आज हम देखते हैं कि वो थिंकिंग कहीं ना कहीं सच होती दिख रही है। रोबोटिक्स हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है और लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। चलिए, तो जो रोबोटिक्स वर्ड है, इस रोबोटिक्स वर्ड का मेनली उद्गम कहाँ से हुआ? तो चेक रिपब्लिक या चेक भाषा में रोबोट का मतलब को बोला जाता है रोबोटा। रोबोटा का बेसिकली मीनिंग होता है फोर्स लेबर या फिर वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 23 फोर्स लेबर इन ह्यूमन बींग्स को प्रोहिबिट करता है, लेकिन ये ह्यूमन बींग नहीं है, दिस इज़ अ रोबोट। इसलिए इंडिया में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स रोबोट पर हो रही हैं और लगातार काम किए जा रहे हैं। रोबोटिक्स वर्ड का सबसे पहली बार यूज़, देखिए ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, आइजैक एसिमोव, जिन्होंने अपनी एक साइंस फिक्शन स्टोरी लिखी थी लायर 1941 में, सबसे पहले इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था। आइजैक एसिमोव ने मेनली 3 लॉज दिए थे रोबोटिक्स से रिगार्डिंग। जैसे आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे मोशन से रिलेटेड, उसी प्रकार आइजैक एसिमोव के भी 3 लॉज थे रिगार्डिंग रोबोटिक्स। चलिए एक एक करके उस लॉ को हम समझ लेते हैं। देखिए, पहला लॉ कहता है अ रोबोट में नॉट इंज्योर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इनएक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म।
देखिए, रोबोट कभी भी किसी ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं पहुंचाएगा, चाहे कुछ हो जाए। प्रायोरिटी यही रहेगी कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ को हमेशा सेव किया जाए। इसमें एनिमल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखते हैं, इंडिया में मूवी बनी थी चिट्टी द रोबोट, तो वहाँ पर भी गलत प्रोग्रामिंग के चलते चिट्टी द रोबोट वॉज हार्मिंग द इनोसेंट पीपल, जिसके कारण उसकी फंक्शनिंग करने के बाद आखिर में रोबोट को पूरी तरीके से डिसअसेंबल किया गया। सेकेंड लॉ कहता है अ रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर्स गिवन टू इट बाय ह्यूमन बींग्स बट एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर्स वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। देखिए, रोबोट जो है ह्यूमन बींग्स के द्वारा दिए हुए सभी ऑर्डर्स को ओबे करेगा, लेकिन कहीं भी उसका पहले लॉ से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ह्यूमन बींग ने उसको ऑर्डर दिया कि आप किसी और ह्यूमन बींग को अटैक करो, तो ये ऑर्डर रोबोट को नहीं मानना है। ये भी आइजैक एसिमोव की एक थिंकिंग थी। थर्ड लॉ कहता है रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एक्सिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विथ फर्स्ट और सेकेंड लॉज। देखिए, रोबोट के लिए ज़रूरी है कि खुद की एक्सिस्टेंस को भी बचा कर रखे जितना पॉसिबल हो पाए, और जितना कोशिश हो सके फर्स्ट और सेकंड लॉ को ओबे करे रोबोट। अब देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ रोबोट्स, किस तरीके से एक सिंगल टास्क करने से लेकर रोबोट का इस तरीके से ऐसा मैन्युफैक्चर हुआ कि अब एक ही रोबोट मल्टीपल टास्क कर सकता है। ये चीज़ इवोल्यूशन मेनली जो रोबोट का हुआ था, वो सबसे पहला, अगर पहला डिजिटली प्रोग्रामेबल रोबोट देखा जाए तो जॉर्ज डेवल, जो कि 1954 में यूनीमेट नाम का एक रोबोट एस्टेब्लिश करते हैं। ये काफ़ी सिंपल था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग उनके द्वारा करी गई थी, ताकि वो कुछ रिपीटेटिव इंडस्ट्रियल टास्क, जैसे एक सामान को पर्टिकुलरली ए पॉइंट से उठाकर बी पॉइंट तक रखना, इतना बेसिक काम जो उसका एक फिक्स रहता था, उतना काम वो यूनीमेट रोबोट कर सकता था, जॉर्ज डेवल। इसके बाद देखिए, अब एवोल्यूशन किस तरीके से, जैसे हम बायोलॉजी में ह्यूमन का एवोल्यूशन पढ़ते हैं, उसी तरीके से रोबोट्स का भी एवोल्यूशन की पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले अगर बात करें काफ़ी पुराने समय में 1500 BC में, तो ये देखा जाएगा कि इजिप्शियन वाटर क्लॉक काफ़ी एक पुराना मॉडल था, जो कि सिंपल हाइड्रोलिक पावर पर काम करता था। हाइड्रोलिक पावर का मतलब होता है वाटर के फ्लो को एनर्जी पर कन्वर्ट करना। देखिए, आप इस मॉडल को देख लीजिए, ये किस तरीके से एक वाटर के फ्लो से ये मॉडल पूरा वर्क करता था, और इसमें हर एक घंटे के बाद या हर एक आवर के बाद बेल बजा करती थी। एक काफ़ी सिंपल मॉडल था। इसके बाद कुछ और डेवलपमेंट हुई, जैसे चाइनीज़ आर्टिसन सू सॉन्ग ने एक कॉस्मिक इंजन बनाया, जो कि एक 30 फीट का क्लॉक टावर था। इसमें कुछ वैरायटी ऑफ मशीन्स और जोड़ी गई, जैसे रिंग बेल, गॉन्ग्स। तो धीरे धीरे पहले क्लॉक पे डेवलपमेंट होना चालू करा, और सबसे मेन डिफरेंस यही है कि किस तरीके से एक किस तरीके से एक मशीन को एक रोबोट बनाना है, तो उसमें मेजरली 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला होता है मैकेनिकल वर्क, दैट मीन्स मैकेनिज्म। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का होना, करंट, और तीसरा होता है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करना। तो देखिए आगे 400 BC में ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किटिस ऑफ टेरेंटम, इन्होंने एक बेसिकली सेल्फ प्रोपेल्ड फ्लाइंग डिवाइस द पिजन, मतलब एक उड़ने वाला पिजन बनाया था मॉडल के रूप में, जो कि मेनली स्टीम से चलता था और काफ़ी छोटी फ्लाइट्स लेता था। लेकिन अगेन एक डेवलपमेंट थी, एक छोटा सा ही सही, लेकिन एक रोबोट का प्रयास था। उसके अलावा एरिस्टोटल, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब यह पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो रोबोट्स हैं वो ह्यूमन की तरह ही इक्वली काम कर सकेंगे और उस पोजीशन को अटेन कर पाएंगे। तो ये एंशियंट समय में था। इसके बाद अर्ली मॉडर्न रोबोट्स, अगर मेडिवल एरा के बाद देखें तो 1945 में लियोनार्डो डा विंची, इन्होंने एक रोबोट नाइट बनाया था। ये मेनली इन्होंने जितने भी मेडिवल किंग्स थे या नाइट्स, योद्धा, जो भी योद्धा थे, उन सभी के आर्मर्स लेकर उनको एक साथ कंबाइन कर दिया, और ये रोबोट कुछ बेसिक फंक्शनिंग कर पाता था, जैसे उठना, बैठना, और अपने आर्म्स को ही मूव कर पाता था। देखिए, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से योद्धा के आर्म्स को यूज़ करके लियोनार्डो डा विंची ने उसके हैंड्स को मूव करवाना, सिट और स्टैंड, ये सब पोजीशन भी रोबोट ले सकता था। 1800 में जैक्स डे वैकोन्सन ने
3 रोबोट बनाए, जिसमें से कुछ जो है वो फ्लूट और ट्रम्पेट प्ले कर सकते थे, और उनमें से एक रोबोट जो है डक की तरह विंग्स को मूव कर सकता था। इसके अलावा ईटिंग भी कर सकता था। 1842 इंग्लिश मैथमेटिशियन अदा बायरन ने कुछ कोडिंग्स लिखी, या फिर अगर कहा जाए कुछ एल्गोरिथम्स लिखे, लेकिन उसके पहले ही वो उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ईयर, जब 1898 में निकोला टेस्ला, इन्होंने एक सबमर्सिबल रोबोट बनाया जो कि रेडियो वेव्स की मदद से चला। लोगों ने इनसे पूछा कि ये क्या रिमोट कंट्रोल टॉर्पीडो है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये एक मैकेनिकल मैन है जो कि सभी लेबरियस वर्क करेगा ह्यूमन रेस के। तो अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था जो कि निकोला टेस्ला के समय में हुआ। मॉडर्न एरा में जैसे 1900 से लेकर 1930s तक कुछ और नए डेवलपमेंट जो कि इम्पॉर्टेंट थे। एक छोटा सा यहाँ पर डेवलपमेंट, लेमन फ्रैंक ब्राउन ने यहाँ पर एक टिन मैन करके एक कार्टून बुक चलाई थी चिल्ड्रंस के लिए मेनली। तो यहाँ पर भी रोबोट के बारे में एक फिक्शनल वे में बात करी गई। उसके अलावा 1917 में निकोला टेस्ला और उनकी कंपनी लगातार बहुत सारे ऐसे कुछ वेपन्स व्हील्स बना रही थी जो कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट थे। एक इम्पॉर्टेंट ईयर रहता है 1921, जब चेक रिपब्लिक के एक इम्पॉर्टेंट पर्सन कैरेल कापेक, इन्होंने वर्ड रोबोट को कॉइन करा। ऊपर भी हमने डिस्कस करा था, रोबोट का मतलब होता है एक तरीके का फोर्स लेबर, ठीक है, सर्वेंट या फिर स्लेव। इसमें इन्होंने एक ड्रामा में रोबोट के बारे में बताना चाहा। 1927 में फिल्म मेट्रोपोलिस, जहाँ पर एक रोबोट मारिया का भी कैरेक्टर दिखाया गया। उसके अलावा देखिए 1942 में साइंस फिक्शन किसने लिखी थी? आइजैक एसिमोव, जिन्होंने 3 नियम भी दिए थे रोबोटिक्स से रिगार्डिंग। इन्होंने ही रोबोटिक्स टर्म को कॉइन करा और 3 लॉ दिए रोबोटिक्स से रिलेटेड। ये देखिए आइजैक एसिमोव का लिखा हुआ फिक्शन। 1946 में अगर बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC। देखिए IT में सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अलग अलग जनरेशन जब हम कंप्यूटर के देखेंगे, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और पहला रोल प्ले करा था ENIAC ने, ENAIC। एक बार और फुल फॉर्म देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका इन्वेंशन हुआ 1950s में। जॉर्ज डेवल, इनका रोबोट यूनिमेट, ठीक है। इसके बाद आगे जोसेफ एंजलबर्गर, इनको कहा जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, ग्रैंडफादर ऑफ मॉडर्न रोबोटिक्स। इन्होंने भी यूनिमेट के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा साथ दिया और इनकी हेल्प से भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स उस समय में देखे गए। 1959 में अमेरिका की फेमस यूनिवर्सिटी MIT, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम पूरी टाइमलाइन देखते आए तो किस तरीके से हाइड्रोलिक्स से शुरू हुआ था, मतलब एक मैकेनिकल टर्मिनोलॉजी से शुरू हुआ था। उसके बाद बैटरीज लगाने का कॉन्सेप्ट निकोला टेस्ला लेकर आए। फिर आज हम देख रहे हैं तो पहली बार कंप्यूटर से असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है रोबोट की। तो तीसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो रोबोट के इन्वेंशन में इम्पॉर्टेंट था, उसका भी इंट्रोडक्शन हो गया। 1961 में यूनिमेट का जो इन्वेंशन था, इसको जनरल मोटर्स को बेच दिया गया, और जो कि पहला रोबोट बनता है जो कि वर्क फोर्स में काम करता है। इसके अलावा 1960s के आगे और भी बड़े बड़े मेजर डेवलपमेंट हुए। देखिए 1963 में अगर देखें तो कंप्यूटर से चलने वाला रेंचो आर्म, रेंचो एक मूवी 3 इडियट्स में भी आया था, तो रेंचो आर्म जो कि डिसेबल्ड पेशेंट्स को हेल्प करता था कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल में। देखिए यही टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल लिम्ब को अगर हम देखें तो आज के समय में यही डेवलप हो रही है, जब इंसान का पूरा हाथ कट जाता है और तब एक आर्टिफिशियल लिम्ब को सारी ब्रेन की नर्व से जोड़कर कनेक्ट करके चलाया जाता है। कि आर्टिफिशियल लिम्ब का ही सिद्धांत उस समय डेवलप हो गया था। इसके बाद इसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने परचेज कर लिया। प्रोस्थेटिक लिम्ब के नाम से भी जाना जाता है, और आगे इस कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा डेवलप करा गया कोबॉट्स नाम से, ठीक है। 1968 में टेंटिकल आर्म
जो कि बनाया गया था, जिसमें टोटल 12 जॉइंट्स थे और सभी इंडिपेंडेंटली हाइड्रोलिक्स पर वर्क करते थे। हाइड्रोलिक्स हमने समझा था, पानी के फ्लो को कंट्रोल करके हाइड्रोलिक्स का प्रोसीजर होता है। 1970s में अगेन कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती हैं। अब यहाँ पर रोबोटिक्स जो है इसका वेपन्स के साथ यूज़ करा जाने लगा। जैसे रोबोट्स का यूज़ करेंगे मिसाइल्स को गाइडेंस देने के लिए या एक्सप्लोजिव्स को समय पर ब्लास्ट होने के लिए। ऐसे कुछ यूजेस भी देखने को मिलने लगे। उसके अलावा 1971 में सोवियत यूनियन ने मार्स पर अपना पहला रोबोटिक एक्सप्लोरेशन भेजा, लेकिन ये 17 सेकंड के बाद ही माल फंक्शनिंग करना चालू कर दिया था। उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ये प्रोसेस नहीं हो पाया था। देखिए 1972 में ऑपरेशन लाइन ब्रेकर, जो कि लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स थे, मतलब लेज़र इनको डायरेक्शन देगी और उस हिसाब से बम्स जाकर विस्फोट करेंगे। इनको वियतनाम वॉर के लास्ट कुछ ईयर्स में यूज़ किया गया था। 1972 में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जब जापान का एक वाबोट प्रोजेक्ट था। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि माना जाता है ये पहला एकदम इंटेलिजेंट ह्यूमन रोबोट था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसको ह्यूमन की गाइडेंस की ज़रूरत मिनिमाइज़ कर दी गई थी। उसके अलावा सेंसरी ऑर्गन्स भी बहुत सारे दे दिए गए थे, जैसे आईज, ईयर्स, माउथ। तो इस कारण से कहा गया कि एक इम्पॉर्टेंट रोबोट था। उसके अलावा एक और स्पेशलिटी अगर बताई जाए तो ये रोबोट जैपनीज़ भाषा में भी कम्युनिकेट कर सकता था लोगों से। ये देखिए, इसको आईज, ईयर्स, इसके अलावा हैंड्स और माउथ का भी सिस्टम, जिससे जैपनीज़ भाषा में लोगों से कन्वर्सेशन कर सकता था। तो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन जापान के वेबोट ने अचीव करा। 1973 में अगर बात की जाए तो फ्यूमुलस रोबोट, जो कि जर्मनी द्वारा बनाया गया, इसकी स्पेशलिटी ऐसी थी कि ये पहला रोबोट था जो अपनी पूरी नेक को 360 डिग्री तक घुमा सकता था। तो अगेन एक स्पेशलिटी डेवलप हुई। उसके अलावा 1974 में एक रोबोटिक टीचर लीचिम का इन्वेंशन किया गया, जो कि पूरी तरीके से ह्यूमन स्पीच को अपने अंदर सिंथेसाइज करके रिपीट कर सकती थी। इस पर काफ़ी काम चला न्यूयॉर्क में। 1980s के बाद अगर देखा जाए तो टेक्यो कनाडे, इन्होंने एक डायरेक्ट ड्राइव आर्म बनाया, जो कि मतलब जैसा कि मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज़ में एक पर्टिकुलर काम होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर किसी भी सामान को उठा के रखने का। तो एक तरीके का रोबोटिक ब्रेन को एक सिंगल मशीन से जोड़ दिया गया, ये कोशिश करी गई। देखिए वेबॉट के आगे वेबॉट 2 भी डेवलप हुआ। इसमें कुछ और सेंसरी कंट्रोल्स को काम किया गया, जैसे अब ये रीड भी, पढ़ाई भी कर सकता था और उसके अलावा ऑर्गन को भी प्ले कर सकता था। ऑर्गन बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बजा सकता था और ह्यूमन म्यूजिशियंस के साथ भी अकम्पनी कर सकता था। 1989 में अगर देखेंगे तो रॉडनी ब्रोक्स ने जेंगिस नाम का एक हेक्सापेडल रोबोट बनाया, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन्स में भी चढ़ाई कर सकता था। अगर हम अपने आर्मी और मिलिट्री की जीप्स को देखते हैं तो उनका 4x4 व्हील होता है, मतलब आर्मी की गाड़ी आगे के 2 व्हील्स भी कंट्रोल हो सकते हैं और पीछे के 2 व्हील्स भी। तो इसके कारण डिफ़िकल्ट टेरेन्स में चढ़ना काफ़ी आसान होता है। ऐसा ही कुछ डेवलप करा गया घेंगिस रोबोट के अंदर, जिसको हेक्सापेडल रोबोट भी कहा गया, और काफ़ी चीप कॉस्ट भी था इसका, काफ़ी यूज़ हो सकता था। 1990s के आगे अगर देखा जाए तो जॉन एडलर ने साइबर नाइफ नाम का एक रोबोट सर्जरी सिस्टम बनाया। देखिए सर्जरी सिस्टम बेसिकली रोबोट ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके ऑपरेशन कर सके, ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करी गई और इस पर काम भी करा गया। बाद में और सारे डेवलपमेंट्स होते गए। 1997 में देखा गया तो एक रोबोट बनाया गया जिसका नाम था रोवर सोजर्नर। इसको फिर से लॉन्च करा गया मार्स के लिए। ये इन्वायरमेंटल डेटा लेने गया था, जो कि वापस लाता नासा के लिए। इसने भी काम किया। 1997 में डीप ब्लू कंप्यूटर IBM कंपनी द्वारा बनाया गया। इसका एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन ये था कि अपनी AI एबिलिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एबिलिटी को इसने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव कर दिया। इसका कारण ये था कि गैरी कैस्परोव, जो कि एक बहुत अच्छे वर्ल्ड चेस चैम्पियन थे, उनको चेस चैम्पियनशिप के गेम में इस रोबोट ने हरा दिया, जो कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काफ़ी अच्छा माइलस्टोन माना गया। 1999 में सोनी कंपनी द्वारा रोबोटिक डॉग AIBO बनाया गया, जो कि काफ़ी अच्छे से ह्यूमन से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर सकता था, और इसके ऊपर और भी ज़्यादा काम किए गए। HRP-2M क्रोबोनेट, ये भी एक ह्यूमन की तरह वर्क करने वाला रोबोट था, जिस पर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे लिनक्स, आर्ट लिनक्स और इसी तरीके से जापान की एक फेमस इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको देखा गया कि इसमें बहुत सारे चलने के, बैठने के अलग अलग गेस्चर्स भी थे, और इसके मेनली जो पैर थे वो स्टमक के पास से अटैच थे, जहाँ से ये बैठ सकता था आसानी से। नेक्स्ट बात की जाए फेमीसेपियन। देखिए, अगर इस नाम को समझा जाए तो होमोसेपियन ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। उसी तरीके से एक रोबोट बनाया गया जिसका नाम दिया गया फेमीसेपियन। फेमी समझें अगर अपन, तो उसका मतलब होता है विमेन। तो ये रोबोट जो है 2008 में बनाया गया, और ये एक महिला की तरह था। ये एक इवन विजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकता था, साउंड्स को समझ सकता था, और टच को भी फील कर सकता था कुछ ग्रेजुअल मूवमेंट्स के रूप में। फेमीसेपियन क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट थी। उसके बाद आगे देखते हैं इब्न सीना रोबोट। देखिए, ये दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट है। अगर एंड्रॉयड देखें तो वो भी हमारे मोबाइल फ़ोन्स में रहता है, और हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी अगर गूगल असिस्टेंट को देखें तो जिस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा है वो भी काफ़ी हद तक ह्यूमन इमोशंस को समझने की कोशिश करता है। तो ऐसा पहला एंड्रॉयड रोबोट इब्न सीना रोबोट, इसकी जो एबिलिटी थी कि ये कम्युनिकेट कर सकता था अरेबिक लैंग्वेज में, और अरेबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी इसको प्रेजेंट किया गया। देखिए, फर्स्ट डेवलप्ड ह्यूमनॉइड रोबोट असीमो, इनको कौन सी कंपनी ने बनाया? होंडा कंपनी ने। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, होंडा कंपनी ने एसीमो रोबोट को बनाया। इसके अलावा और भी रोबोट थे HDR-3X, HDR-4X, जो कि सोनी कंपनी द्वारा बनाए गए छोटे मॉडल के रूप में थे ये। देखिए, नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है सोफिया टोटली ह्यूमन जैसा दिखने वाला एक रोबोट, और अभी तक का अगर माना जाए, जहाँ से हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं टाइमलाइन को, उसमें सबसे ज़्यादा एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाएगा सोफिया को। अगर कंपनी की बात करें तो हैंसन रोबोटिक्स कंपनी हांगकांग ने इसको डेवलप करा, और सोफिया रोबोट दिल्ली में भी, इंडिया में भी आके अलग अलग इंटरेक्शंस किए उन्होंने। 2017 में एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन किया सऊदी अरेबिया ने कि उन्होंने सोफिया को अपने देश की नागरिकता या सिटीजनशिप दे दी। इट बिकम द फर्स्ट रोबोट टू बी रिकॉग्नाइज्ड विद अ जेंडर आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी। इसके आगे कार्टेशियन रोबोट्स, चलिए अब इनको देखते हैं। कार्टेशियन रोबोट्स की अगर बात करें तो ये एक लीनियर रोबोट होता है, लेकिन लीनियर रोबोट की मैं समझाना चाहता हूँ, ये एक लाइन पर ही काम करते हैं। अगर किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अगर वर्क करते देखा हो, तो वहाँ पर जब एक कार असेंबल होती है तो सबसे पहले चेसिस आता है, उसके ऊपर कार का जो मेन पार्ट लगना होता है, जैसे कि इंजन, व्हील्स, रियर व्हील्स और फॉरवर्ड व्हील्स को कहाँ एस्टेब्लिश करना है पूरी जगह, और सारा कुछ प्रोग्रामिंग मशीन से चलती जाती है। अगर कोई भी प्रोसेस आपको सिंगल लाइन में होता है तो उसको कहा जाता है सिंगल लाइन असेंबली। कार्टेशियन रोबोट्स उसी मेनली फंक्शन पर काम करते हैं कि ये एक तरीके के लीनियर रोबोट्स होते हैं। लीनियर रोबोट्स जो है स्ट्रेट डायरेक्शन पर काम करेंगे। इनका ज़्यादा टर्निंग कि इधर से इधर, उधर से इधर ऐसे करने का काम नहीं होता है। टोटली एक स्ट्रेट लाइन पर काम करते हैं, कोई भी एंगल नहीं होता है। अगर बात करें तो ये मूव कैसे करते हैं, तो कुछ स्लाइडिंग जॉइंट्स इनके नीचे लगे रहते हैं जिनसे ये आगे की ओर स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं कार्टेशियन रोबोट्स। एक इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन के लिए कि एक साइंस फिक्शन मार्च ऑफ द मशीन्स, जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी? प्रोफेसर केविन मार्विक, लंदन के। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स भी एक साइंस फिक्शन थी, उसके भी आप डायरेक्टर का नाम सर्च कर सकते हैं। चलिए, अ रोबोट नेम्ड डेंटे 2 हैज़ कंडक्टेड सिग्निफिकेंट रिसर्च बाय एंटरिंग इनटू अ वोल्केनो इन अलास्का। देखिए, वोल्केनो के अंदर आम ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऐसा मेटल वर्क नहीं कर सकता।
सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई मेटल वर्क कर सकता है तो उसमें ज़रूरत होती है टाइटेनियम की। डेंड्रे 2 एक ऐसा रोबोट था जो कि एक वॉल्केनो अलास्का उसके अंदर एंटर करता है और काफ़ी सारे केमिकल्स जो कि उत्पन्न होते हैं इन सब की जानकारी बाहर लेकर आने की कोशिश करता है। रोबोकॉर्प, ये एक एमसीक्यू इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये दुनिया का पहला रोबोटिक पुलिस ऑफिसर था जिसको दुबई की पुलिस ने अपने साथ इंड्यूस किया, इंट्रोडक्शन दिया। चलिए, जीनोबॉट 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स में, ये एक ऐसा रोबोट था जो कि अफ्रीका के नॉच्ड क्लॉट अफ्रीकन फ्रॉग की तरह दिखता था क्योंकि ये उसी के सेल से बनाया गया था। ठीक है, अगर इस फ्रॉग की बात करें तो ये इसका मेनली साइंटिफिक नेम है जीनोपस लेविस और ये पाया जाता है अफ्रीकन सहारा डेजर्ट्स में सबसे ज़्यादा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ रोबोट प्रोग्रामिंग। देखिए, रोबोट की किस तरीके से प्रोग्रामिंग करी जाती है ताकि वो फंक्शन कर सके, ये इसमें मेनली बताया जाएगा। सबसे पहले है रेडियो कंट्रोल। रेडियो कंट्रोल से चलने वाले रोबोट ऐसे होते हैं जब भी उनको रेडियो सिग्नल मिलता है वो उसी हिसाब से ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है रेडियो कंट्रोल्ड। अगले होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले। देखिए, ऐसे रोबोट्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एनालाइज करके और उस हिसाब से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कोई सिचुएशन पर्टिकुलरली वहाँ पर बनी और उनके दिमाग में उनका एक एक्सपीरियंस रखा हुआ है, उस चीज़ को वो उठाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिस तरीके से ह्यूमन करता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड इज़ ऑलवेज अ मिक्सचर। मतलब हाइब्रिड का ये मतलब होता है कि ये रेडियो कंट्रोल्ड भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल फॉर्म में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्म में भी हो सकते हैं इस प्रकार के रोबोट। कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। देखिए, रोबोट्स के कंपोनेंट्स बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 3 एस्पेक्ट होते थे, मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल और तीसरा होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इस तरीके से मैकेनिकल पार्ट्स को जोड़ा जाएगा, उसमें बैटरी का सप्लाई दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल्स, और लास्टली उसको फंक्शनिंग करवाने के लिए उसकी कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करी जाएगी। सबसे पहले आता है पावर सोर्सेज ऑफ रोबोट। तो रोबोट को अगर रन कराना है या मूवमेंट करानी है तो उसके लिए बैटरी सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। बैटरीज़ में भी अगर देखें तो अलग अलग प्रकार की बैटरीज़ होती हैं, जैसे लिथियम आयन की बैटरी, उसके अलावा लिथियम पॉलीमर बैटरीज़, लेड एसिड की बैटरीज़, और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इन्हीं लेड एसिड की बैटरीज़ का अभी तक। और भी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जैसे सिल्वर कैडमियम बैटरीज़, निकल कैडमियम की बैटरीज़, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज़ एट्सेट्रा। इन सब बैटरीज़ को धीरे धीरे फंक्शन में लाया जाता है। कुछ प्रकार के इंटरनल कंबस्चन इंजन्स लगाए जाते हैं रोबोट्स को चलाने के लिए। इंटरनल कंबस्चन या फिर आईसी इंजन जो है मेनली मोटरसाइकिल्स में होते हैं, कार्स में होते हैं, इंजन जिसको कहा जाता है। लेकिन जो आईसी इंजन वाले बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रोबोट्स हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, आईसी इंजन अगर आप गाड़ी में देखते हैं तो गाड़ी में रेडिएटर क्यों लगाया जाता है, ताकि गाड़ी हीट ना हो। इसलिए ऐसे रोबोट्स खुद को रेडिएट नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से आईसी इंजन्स वाले रोबोट उतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बैटरीज़ वाले रोबोट ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब देखिए, एक वायर होती है जो कि कनेक्ट करती है पावर सप्लाई से लेकर पूरे रोबोट को। अगर हम ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बात करें तो हमारा हार्ट जो होता है हमारी बैटरी होती है, और यही है हमारा पावर सोर्स जहाँ से अलग अलग वेन्स और आर्टरीज, मेनली आर्टरीज, जो कि अलग अलग पार्ट्स में ब्लड को सप्लाई करती हैं। उसी प्रकार ह्यूमन में भी पूरा पावर सप्लाई करने का काम मेनली बैटरीज का रहता है। कुछ अलग पावर रिसोर्सेज अगर देखा जाए तो सोलर पावर, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक्स, फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज, न्यूक्लियर, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा केमिकल बैटरीज का प्रयोग ही किया जाता है। नेक्स्ट होता है एक्चुएशन ऑफ रोबोट। एक्चुएशन ऑफ रोबोट्स में क्या होता है, ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं रोबोट के जहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी मूवमेंट के लिए काम आती है। मैं अगर फिर से ह्यूमन बॉडी के कॉन्सेप्ट में समझाऊँ तो देखिए, हम जो खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो फूड मेनली जाके स्टोर हो जाता है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जाते हैं। फाइनली मैटर एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। लेकिन वो जो एनर्जी है वो क्यों है,
उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो एनर्जी हमारे बॉडी के मूवमेंट्स में काम आती है। उसी तरीके से हम जो अपनी बॉडी के मूवमेंट्स करते हैं, रोबोटिक्स की भाषा में उसको एक्चुएशन ऑफ रोबोट्स कहा जाता है। इसका मतलब जो भी स्टोर्ड एनर्जी है, पावर रिसोर्सेज से जो भी एनर्जी स्टोर करी गई है रोबोट के अंदर, वो उसके मूवमेंट के लिए काम आए। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो दीज आर द मसल्स ऑफ द रोबोट। देखिए हमारे बाइसेप्स या ट्राइसेप्स मसल जो होते हैं, वो उनका मेन रोल क्या होता है, किसी भी भारी सामान को उठाकर रखना। उसी तरीके से रोबोट्स में भी एक्चुएशन के प्रोसेस को इनकलकेट किया जाता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर्स के रोबोट्स में ये फंक्शन को डाला जाता है, स्पेशली ऐसे जगहों पे जहाँ पे रोटेशनल काम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ बीच में रोबोट है और एक सामान को यहाँ से उठाकर इस प्लेस में रखना हो, ऐसे में एक्चुएशन ऑफ रोबोट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ अलग तरीके की डीसी मोटर्स भी पोर्टेबल रोबोट्स में लगाई जाती हैं और साथ ही साथ सीएनसी मशीन्स। नेक्स्ट है सेंसरी कैपेबिलिटी ऑफ रोबोट्स, मतलब सेंस ऑर्गन्स किस तरीके से रोबोट से काम करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इनका किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए और ये समझने के लिए कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है और इंटरनल कंपोनेंट्स जो रोबोट के हैं वो किस तरीके से उस पर फंक्शन करेंगे। जैसे रोबोट के जो हैंड्स होते हैं वो उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते जितनी इन्फॉर्मेशन ह्यूमन के हैंड्स ले लेते हैं, लेकिन रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगर मैं बात करूँ आर्टिफिशियल लिम्स की, तो उनको ह्यूमन की नर्व से ही जोड़ा जाता है मेनली, तो वो उसी प्रकार फंक्शन कर सकते हैं जिस प्रकार उनको ह्यूमन का ब्रेन वो कॉन्सेप्ट देगा। इसके बाद देखिए रोबोट्स को बहुत सारे मल्टीपल विजन दिए जाते हैं ताकि वो इमेज को सेंस कर सकें, और साथ ही साथ ये विजिबल और इंफ्रारेड लाइट इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं इन्वायरमेंट में किस तरीके की डेप्थ है इन सबको समझने के लिए। उसके अलावा रडार, लिडार, सोनार, इन तीनों ही टेक्नोलॉजीज़ पर रोबोट काम कर सकते हैं जिन पर रोबोट का डेवलपमेंट हो रहा है। रोबोट मैनिपुलेशन का मतलब होता है रोबोट्स को किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तरीके से मैनिपुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक ही जगह से उसको पिकअप करना या कहीं और रखना, डिस्ट्रॉय कर देना वहीं पर, या मॉडिफाई करना, कुछ चेंजेस लाना। इन सब को करने के लिए मेनली जो रोबोट्स के हैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंड इफेक्टर्स, इनका यूज़ होता है। और जो आर्म्स होते हैं रोबोट के उसको कहा जाता है मैनिपुलेटर को। बायोलॉजी के टर्म्स में अगर समझा रहा है तो ह्यूमन के हैंड्स को कहा जाता है कार्पल्स, जो कि बोन्स होती हैं मेनली, और जो पाम होता है उसकी रेडियस और उल्ना ये होती हैं। यहाँ पर रोबोट में इन्हीं को एंड इफेक्टर्स कहा जाता है, हैंड्स को, और साथ ही साथ जो आर्म्स होते हैं रोबोट के इनको मैनिपुलेटर कहा जा सकता है। ये भी प्रीलिम्स के एमसीक्यू फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैनिपुलेटर क्या मेनली हेल्प किस तरीके से करते हैं। ग्रिप प्रोवाइड करते हैं ताकि जो अपनी दो फिंगर्स या मल्टीपल फिंगर्स के बीच में किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या लार्ज ऑब्जेक्ट को जो रोबोट है वो एफिशिएंटली उठाकर रख सके। ठीक है, तो मैकेनिकल ग्रिपर्स का भी यहाँ पर एक मेजर रोल है क्योंकि इनमें भी अलग अलग प्रकार का फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है। देखिए इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है वैक्यूम ग्रिपर्स। ये कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं जो कैपेबल होती हैं लार्ज लोड्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड्स जो होंगे उनको उठाकर रखने में, और स्पेशली अगर उनका सरफेस स्मूथ है तो उनको एक सक्शन के फॉर्म में, देखिए कुछ इस तरीके से होता है मॉडल, और ये यहाँ से उस चीज़ को सक करके उठा सकता है ये मशीन। इसको कहा जाता है वैक्यूम ग्रिपर्स, अपने वैक्यूम का यूज़ करके उठा सकता है। नेक्स्ट है रोबोटिक लोकोमेशन। देखिए बहुत सारे रोबोट्स या तो 4 व्हील से ऑपरेट होते हैं या फिर किसी ट्रैक पर चल रहे होते हैं जिनसे उनकी मूवमेंट जो है आसान हो जाती है। कुछ रोबोट्स और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे 1 या 2 व्हील से चलने वाले। ठीक है, तो किसी रोबोट की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है कम होती है, इन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है, अगर 2 व्हील से चलने वाले कोई रोबोट्स हैं तो उनको मेनली उनका यूज़ करते हैं गायरोस्कोप में, किस तरीके से डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं रोबोट गिर ना जाए, क्योंकि देखिए 2 व्हील्स हैं और एक साथ लगे हुए हैं और इस तरीके से रोबोट उसमें ऐसे फंक्शन करते हुए चल रहा है। ठीक है, और दोनों
तरीके से अगर डायरेक्शन को बैलेंस करना हो, काउंटर बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गायरोस्कोप का। ठीक है, एक तरीके से अगर पेंडुलम को देखा होगा, स्पेशली इन्वर्टेड पेंडुलम को, तो उसी फंक्शन पर ये काम करता है। वन व्हील्ड रोबोट्स जो हैं वो किसी भी डायरेक्शन में, 2D डायरेक्शन में, 2D मतलब कुछ इस तरीके से होता है, मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक व्हील होता है। फ्रंट या बैकवर्ड ऐसे मूवमेंट उनमें पॉसिबल हो सकते हैं। कुछ अगर एग्जाम्पल बताए जाएं वन व्हील्ड रोबोट्स के, तो जैसा कि कैर्नी मेलन्स यूनिवर्सिटी में बालबोट, और उसके अलावा टोकोहू गैलेक्विन यूनिवर्सिटी में बॉल आईपी, ये रोबोट्स होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रैक्ड रोबोट्स। ट्रैक्ड रोबोट्स जो होते हैं मेनली किसी एक ट्रैक पर चलते हैं, और कहा यह जाता है कि इनका चलना किसी 6 व्हील्ड रोबोट से भी ज़्यादा अच्छा या एफिशिएंट होता है। मेनली इनका यूज़ होता है मिलिट्री रोबोट्स के तौर पे। जैसे कि एग्जांपल अगर देखा जाए तो नासा का अर्बन रोबोट उर्बी, इस पर काम किया गया। उसके अलावा ये तो व्हील्स की बात हो गई। कई रोबोट्स ऐसे भी डेवलप करे जा रहे हैं जो कि 2 लेग्स पर चल सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट या रोबस्ट वे में नहीं चल सकते जितना एक ह्यूमन चल सकता है। इन पर भी कंटिन्यूसली काम हो रहा है। देखिए, एक है ज़ीरो मूवमेंट पॉइंट एल्गोरिथम, मतलब कोई भी मूवमेंट ना हो और बहुत ही सारा काम एक मल्टीपल जगह से हो जाए, ऐसा काम कर रहा है होंडा अपने एसीमो रोबोट में। द ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स ऑफ रोबोट कीप द टोटल इनर्शियल फोर्सेज एग्जैक्टली अपोज्ड बाय द फ्लोर रिएक्शन। मतलब जो फ्लोर का रिएक्शन होता है वो इनर्शिया का कोई भी फोर्स नहीं लगने देगा रोबोट पर। ये मेनली इसका सिद्धांत काम करता है। उसके अलावा डायनेमिक वॉकिंग पर भी काम करने वाले रोबोट, जैसे अगर कोई पर्सन पोगो स्टिक पर चलता है, पोगो स्टिक कुछ इस तरीके से होती है जिस पर पैर रख के पर्सन चलता है, इस पर भी काम कंटिन्यूसली हो रहा है। डायनेमिक बैलेंसिंग इसको मेनली कहा जाता है, जो कि ज़ीरो मूवमेंट टेक्निक से ज़्यादा एफिशिएंट है। इन रोबोट्स में मेनली पैसिव डायनेमिक्स अप्रोच का यूज़ होता है। पैसिव डायनेमिक्स टेक्निक की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि बहुत ही छोटे अमाउंट का पावर लगाती है किसी भी चीज़ को वर्क करने में, और वो ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है। मतलब कोई अगर इतनी बड़ी मशीन है और उसको अगर वर्क कराना है तो उसमें व्हील्स लगा दो, जिससे वो बहुत ही बड़े वर्कलोड को एक छोटे से पावर को इनकलकेट करते हुए ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकता है। कुछ अदर लोकोमोशंस होते हैं, जैसे देखिए स्ट्रेट लाइन पे चलना नहीं होता है कई बार। कुछ अलग मोशंस कैसे होते हैं, जैसे फ्लाइंग, स्नेकिंग, स्केटिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, ऐसे करने वाले रोबोट्स भी कंटिन्यूसली डेवलपमेंट में हैं। मैनिपुलेटर, देखिए अभी हमने मैनिपुलेटर देखा था, ये रोबोट का आर्म होता है। ठीक है, अब ये जो बनता है मेनली ऐसे सेगमेंट से बनता है जो कि अलग अलग मोशन करने में कैपेबल हों और वेरियस डिफरेंट डायरेक्शंस में रोबोट को परफॉर्म करवा पाएँ। एंड इफेक्टर क्या होते हैं, ये हाथ या फिर हैंड होते हैं रोबोट के, जो कि ग्रिपिंग प्रोवाइड करते हैं और एक फिक्स मोशन दे देते हैं रोबोट को कि वो इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठाकर सामान को रख पाए। पावर सप्लाई, फिर हमने देखा कि पावर सप्लाई में सबसे ज़्यादा लेड एसिड बैटरीज का यूज़ होता है। ये मेनली जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मोशन करने के लिए किसी भी रोबोट के एक्चुएटर को। और कंट्रोलर जो कि है अलग अलग पॉइंट से टर्मिनेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है रोबोट्स के मोशन को और सभी को एक सीक्वेंस में डालकर आउटपुट देता है। देखिए यहाँ डायग्रामेटिक फॉर्म में भी समझाया गया है नीचे इन्हीं सबको। उससे पहले ये वाला डायग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले होती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मतलब बैटरी, जिससे ये पूरी मशीन्स वर्क कर रही हैं, सारी मशीन्स इससे वर्क कर रही हैं। ठीक है, अब इस पावर सप्लाई से ये मशीन्स वर्क कर रही हैं। उसके बाद देखिए यहाँ कंप्यूटर से या फिर डिवाइस से जो है कमांड्स आए जाते हैं, प्रोग्रामिंग करी जाती है कि किस तरीके से कमांड्स देना है, और ये मेनली कंट्रोलर होता है। अब देखिए यहाँ से कमांड्स अगर गए तो कमांड्स बेसिकली, एक तो पहली बात फीडबैक, जो सामने अगर कोई ह्यूमन या यूज़र बैठा हुआ है उस तक फीडबैक प्रोवाइड करवाना कि मशीन किस तरीके से वर्क करती है, तो इसका आधा पार्ट फीडबैक देता है और दूसरा पार्ट बाहर से आने वाले कमांड्स को या फिर अंदर से कमांड्स बाहर की ओर भेजता है। देखिए इस तरीके से
मशीन के दूसरे पार्ट ने कमांड भेजा, पहले तो मैनिपुलेटर को, जैसा कि मैनिपुलेटर बताया आर्म्स होते हैं, और दूसरा कमांड भेजता है एंड इफेक्टर को। इफेक्टर जो होता है मेनली हैंड होता है रोबोट का। अब ये दोनों जो अपने फंक्शन को जब एग्जीक्यूट कर लेंगे तो ये वापस से अपना फीडबैक भेजेंगे और ये फीडबैक एक्सटर्नली यूज़र के पास चला जाएगा। देखिए ऊपर वाले डायग्राम में भी यही बना हुआ है कि पावर सप्लाई होती है और मैनिपुलेटर तक जाती है उसको मूवमेंट कराने के लिए। इसके अलावा कंट्रोलर जो होती है मशीन, वो पहले इनको फंक्शन करने के लिए कमांड भेजती है और ये वापस से अपना, अगर इन्होंने फंक्शन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया है, ये अपने फंक्शन को वापस से भेजते हैं और यही रिपोर्ट जो है चली जाती है फीडबैक के तौर पे एक्सटर्नल यूज़र के पास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, IFR। IFR जो है एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। 1987 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में लोकेटेड है। मेनली जो इनका कार्य है वो है कि स्ट्रेंथन करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें रोबोटिक्स के बिजनेस को पूरी दुनिया में। और अगर बात की जाए हर जगह लीड करने वाला एक देश चाइना इनका सबसे बड़ा बायर है, क्योंकि 56% रोबोट्स इस ग्रुप से अगर कोई परचेज करता है तो दैट इज़ चाइना। और चाइना ऑलरेडी डोमेस्टिकली भी बहुत अच्छे एफिशिएंट वे में रोबोट्स का डेवलपमेंट कर रहा है। चलिए अगर देखा जाए कि रोबोट्स का नेविगेशन किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स इस तरीके से हैं कि रोबोट्स जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर पाएँ। अगर कुछ रोबोट्स की बात करी जाए जैसे कि मेनू रोबोट और असीमो, इनका कुछ बहुत ही अच्छा रोबोटिक नेविगेशन है, मतलब नेविगेट करके डायरेक्शन सेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ही एफिशिएंटली नेविगेट करते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट में ऐसी कुछ सेल्फ कंट्रोल ड्राइवरलेस कार्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है। एलन मस्क की टेस्ला कंपनी भी इस पर वर्क कर रही है। उसके अलावा उन लोगों ने इंडिया में भी एक बेंगलोर के पास प्लांट डाला है, वो इलेक्ट्रिक कार के लिए बेसिकली। लेकिन सेल्फ कंट्रोल ड्राइवरलेस कार्स भी धीरे धीरे आ रही हैं और इन्वायरमेंट में हमको देखने को मिल रही है। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो ब्रिटेन ने सबसे पहले अभी रिसेंटली ड्राइवरलेस कार को रोड पर चलने की अनुमति दी है और वो भी एक टेस्टिंग बेसिस पर हो रहा है। देखिए अगर ड्राइवरलेस कार की बात करें जो कि सेल्फ कंट्रोल्ड होती हैं तो उसका GPS नेविगेशन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है कि रास्तों को आइडेंटिफाई कर पाए। और यहाँ पर भी रडार, लिडार, वीडियो कैमरास भी होते हैं जो कि अलग लोकेशंस पे लोगों को देख सके कि यहाँ पर कौन आ रहा है। इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम्स भी प्रोवाइडेड होते हैं। इन्वायरमेंट के बाद ह्यूमन और रोबोट के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन है, देखिए तो रोबोट्स काफ़ी हद तक कैपेबल हो चुके हैं कम्युनिकेट करने के लिए ह्यूमंस के साथ, भले ही भाषा में उन्हीं की तरीके गेस्चर और अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन जैसे हैप्पी, सैड, एंग्री, इस तरीके के फेशियल एक्सप्रेशन देकर ह्यूमन से काफ़ी हद तक इंटरेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए कोड्स और कमांड्स को यूज़ करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद में एक टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को समझना पड़ता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में रोबोट के अंदर भी इनकलकेट करने के लिए टेक्नोलॉजी लगातार यूज़ हो रही है। ठीक है, क्योंकि कारण ये होता है कि रोबोट्स का खुद का ब्रेन नहीं होता है। ऐसे में उनको फंक्शन करने के लिए उनके अंदर प्रोग्रामिंग करी जाती है ताकि वो डिसीजन ले सकें और वर्क कर सके अकॉर्डिंगली। ऐसे में अगर एक आर्टिफिशियल माइंड का रोबोट होगा तो वो प्रॉब्लम हैंडलिंग को वहीं के वहीं उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में समझ पाएगा। रोबोट को आर्टिफिशियल लर्निंग करवाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है प्रोसेस ऑफ डीप लर्निंग। यहाँ पर रोबोट जो है ग्रेजुअली लोगों के एक्सपीरियंस सुनकर उसको अपने माइंड पर सेट करता है और ये समझता है कि किस तरीके से इस सिचुएशन को पर्टिकुलरली ऐसे हैंडल किया जाता है। जैसे अगर हम मेंस का पेपर देखते हैं और वहाँ पे एथिक्स का जो अगर सेक्शन होता है जिसमें सबसे आखिरी में केस स्टडी पूछी जाती है। अलग अलग केस स्टडी को देखिए ह्यूमन तो सॉल्व कर सकता है क्योंकि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। ह्यूमन कहीं ना कहीं ये जानता है कि सोशली कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। लेकिन रोबोट के लिए अभी ये पॉइंट काफ़ी कम अटेंशन में है। ऐसे में रोबोट के अंदर अगर इसको इनकलकेट करना है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करेगा इंसान,
क्योंकि इंसान ही ये बता सकता है, रोबोट को अपना एक्सपीरियंस दे सकता है कि किस प्रकार से इस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल किया जाए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट के साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट था। दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम रोबोट्स का कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे, इंडिया में वेरियस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो कि रोबोटिक्स से रिलेटेड, और इसी के साथ हम अपना रोबोटिक्स का सीरीज़ को एंड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।